8 मार्च 2014 को 239 लोगों के साथ कुआलालंपुर से उड़ान भरने वाले प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स इस बात से बिल्कुल अनअवेयर थे कि कुछ ही देर में उनका एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है। ऐसा क्रैश जिसमें ना तो प्लेन का ट्रेस मिलेगा और ना ही उसमें मौजूद ट्रैवलर्स का। आज 12 साल बाद भी हमें नहीं पता MH370 कहां है। इसी अर्थ पर, समुंदर की डेप्थ में छुपा हुआ, या फिर किसी और वर्ल्ड में। तो आइए पिछले 12 सालों में मिले सभी एविडेंसेस के बेस पर MH370 की मिस्टीरियस स्टोरी से पर्दा उठाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक गुजारिश है, आप में से 98% लोग हमारी वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इस मंथ का टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करना, जो सिर्फ आपकी हेल्प से ही पूरा हो सकता है। और कमेंट्स में लिखो इकबाल प्रोडक्शन फैमिली, ताकि हमें पता लगे आप सिर्फ व्यूअर ही नहीं, अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। हाइप बटन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए वापस चलते हैं हमारी आज की स्टोरी पे। 8 मार्च 2014, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मलेशिया। रात के 12 बजे बोइंग 777 मॉडल का एक एयरक्राफ्ट रनवे से टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था। इस प्लेन को मलेशियन एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन था MH370। प्लेन में 227 पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे थे। उधर एयरक्राफ्ट में फ्यूल भी लोड किया जा रहा था, ऑलमोस्ट 49,100 kg फ्यूल। इतने फ्यूल में ये प्लेन लगभग 7 आवर्स 35 मिनट्स तक फ्लाई कर सकता था, जबकि MH370 को सिर्फ 5 आवर्स 30 मिनट्स की फ्लाइट में बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था। मतलब एयरक्राफ्ट में ऑलमोस्ट 2 आवर्स का एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया था। पैसेंजर्स के लगेज के साथ साथ लगभग 2,232 kg लिथियम आयन बैटरीज भी कार्गो में लोड की गईं। और फाइनली टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए रात 12:41 AM पर MH370 रनवे से एयरबॉर्न हो गया। एयरक्राफ्ट को कैप्टन ज़हरी अहमद शाह फ्लाई कर रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद थे। कैप्टन ज़हरी 53 साल के थे और उनके पास 18,362 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट अब्दुल हमीद सिर्फ 27 साल के थे। ये फ्लाइट उनकी लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वो ऑफिशियली पायलट बनने वाले थे। प्लेन में 5 इंडियंस भी मौजूद थे, बाकी ज्यादातर पैसेंजर्स चाइना और मलेशिया से थे। टेक ऑफ के करीब 20 मिनट बाद एयरक्राफ्ट 35,000 फीट एल्टीट्यूड पर रीच कर चुका था। इन 20 मिनट्स में प्लेन मलेशिया क्रॉस करके साउथ चाइना सी एरिया में एंटर कर गया। फ्लाइट क्रू ने रिपोर्ट दिया, वी आर एट फ्लाइट लेवल 350। कुछ देर बाद ATC ने कहा, Malaysia 370, contact Ho Chi Minh on 120.9। हो ची मिन सिटी वियतनाम में है और MH370 को इसी सिटी के ऊपर से पास होना था। अब दोनों तरफ से गुड नाइट एक्सचेंज हुआ और यहीं पर ATC का MH370 से लास्ट रेडियो कॉन्टैक्ट हुआ। रेडियो कॉल डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं था कि प्लेन ट्रैक नहीं हो रहा। सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार के थ्रू ATC एयरक्राफ्ट को अब भी मॉनिटर कर सकता था। MH370 रेडार पर विजिबल था। साथ ही प्लेन में ACAS सिस्टम भी एक्टिव था, जो सैटेलाइट और ग्राउंड दोनों को डेटा ट्रांसमिट करता है। लेकिन 1:21 AM पर कुछ ऐसा हुआ कि MH370 रेडार से भी डिसअपीयर हो गया। एयरपोर्ट का सेकेंडरी रेडार एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। यह सब वियतनाम बाउंड्री वे पॉइंट पर हुआ। वियतनाम ATC अज्यूम कर रहा था कि MH370 उनके एयर स्पेस में आ चुका होगा। वो बार बार सेकेंडरी रेडार के थ्रू MH370 के ट्रांसपॉन्डर को पिंग कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। हालांकि एयरक्राफ्ट में 2 ट्रांसपॉन्डर्स इंस्टॉल्ड थे, फिर भी ATC दोबारा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। वेदर इमीडिएटली चेक किया गया, लेकिन वेदर बिल्कुल क्लियर था, सिर्फ लाइट क्लाउड्स। एयरक्राफ्ट अब भी 872 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 35,000 फीट एल्टीट्यूड पर क्रूज कर रहा था। कभी कभी इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाता है, कभी नेटवर्क इंटरफेरेंस। समुद्र के ऊपर ऐसा हो सकता है कि कुछ मिनट्स के लिए एयरक्राफ्ट रेडार से वैनिश हो जाए, लेकिन यूजुअली थोड़ी देर में वापस रेडार रेंज में आ जाता है। मे बी एक ट्रांसपॉन्डर फॉल्टी हो गया हो, शायद पायलट दूसरा ट्रांसपॉन्डर ऑन कर रहा हो। इस बीच प्लेन रेडार से इनविजिबल ही रहेगा।
इसलिए ATC वेट कर रहा था कि कब MH370 दोबारा हमारे रेडार रेंज में आएगा। पर अफसोस, ये एयरक्राफ्ट दोबारा ATC को कभी भी विजिबल नहीं हुआ। अब ATC ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हो ना हो ये प्लेन कहीं क्रैश हो चुका होगा। प्लेन के गायब होने के लगभग 2 घंटे बाद मलेशियन एयरलाइंस ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया, MH370 क्रैश हो चुका है और हमारी सर्च टीम्स समुद्र में ऑपरेशन चला रही हैं। काली अंधेरी रात का साया हट चुका था और अब तो सूरज ने भी दस्तक दे दी थी। दोस्तों, जब कभी भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसकी लास्ट नोन लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। MH370 वे पॉइंट पर डिसअपीयर हुआ था और वो नेक्स्ट वे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा था। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये थी कि एयरक्राफ्ट इसी एरिया में कहीं क्रैश हुआ होगा। वैसे तो सर्च एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 2 दिन गुजर जाने के बाद भी प्लेन का कोई ट्रेस नहीं मिला। इंसिडेंट के तीसरे दिन 10 मार्च को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने कंफर्म किया, जिस लोकेशन पर आप MH370 को ढूंढ रहे हो वहां एयरक्राफ्ट है ही नहीं। दरअसल प्लेन पीछे की तरफ टर्न ले चुका था। एयरफोर्स टीम ने कुछ टाइम के लिए MH370 को मिलिट्री रेडार पर ट्रैक भी किया था, सेफ्टी रीजन की वजह से। लेकिन क्योंकि MH370 ने कोई एयर रूल वायलेट नहीं किया, किसी नो फ्लाई जोन में एंटर नहीं किया, इसलिए एयरफोर्स ने इस फ्लाइट को इग्नोर कर दिया और अपने दूसरे ऑपरेशंस में लग गए। मिलिट्री रेडार के इस डेटा ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इस डेटा के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट ने एक शार्प टर्न लिया और कुछ ऐसे रूट से होते हुए ये प्लेन मैसिव इंडियन ओशन बाउंड्री में एंटर कर गया। इतने बड़े एरिया में अब एयरक्राफ्ट कहीं भी हो सकता था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। अब सवाल था, सर्च करें तो कहां करें? लेकिन रेस्क्यू टीम्स ने हार नहीं मानी। कई दिनों तक लगातार समुद्र में सर्च ऑपरेशंस चलते रहे, पर यहां भी कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। एक एयरक्राफ्ट में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पानी में फ्लोट कर सकते हैं, फिर भी फ्लोटिंग डेब्री कहीं नजर नहीं आया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जब एयरक्राफ्ट का डेब्री पानी में फ्लोट कर रहा था, उस वक्त सर्च टीम्स किसी और लोकेशन पर स्कैनिंग कर रही थी। तीसरे दिन जब मिलिट्री रेडार डेटा से पता चला कि प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश हुआ है और जब रेस्क्यू टीम्स 3 दिन बाद उस एरिया में पहुंची, तब तक जो डेब्री फ्लोट कर सकता था वो करंट्स के साथ बहुत दूर ड्रिफ्ट हो चुका था। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम्स को यहां भी कोई एविडेंस नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पैसेंजर्स के रिलेटिव्स फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री होने लगे। उन्हें सिर्फ एक जवाब चाहिए था, उनके अपनों के साथ क्या हुआ, सब कैसे मरे। उड़ते उड़ते प्लेन आसमान से गायब हो जाना, ये बात एक्सेप्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, जब आपका अपना उसी एयरक्राफ्ट में बैठा हो। हर कोई चाहता था कि कम से कम बॉडीज मिल जाएं, ताकि प्रॉपर रिचुअल्स के साथ लास्ट राइट्स हो सके, पर शायद उनकी डेस्टिनी में यह भी नहीं था। इंसिडेंट के 7 दिन बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर अब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। इस वजह से ATC एयरक्राफ्ट का एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन एयरक्राफ्ट के एक एयर सिस्टम ने, यानी एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक सिग्नल भेजा। ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज नहीं था, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल था जो एयरक्राफ्ट के डिसअपीयर होने के लगभग 1 घंटे बाद रिसीव हुआ। इस एक एयर सिग्नल ने क्लियर कर दिया कि प्लेन रेडार से गायब हुआ था, लेकिन क्रैश नहीं हुआ था। एयरक्राफ्ट कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा डार्क स्काई में साइलेंटली फ्लाई करता रहा। अब इन्वेस्टिगेशन टीम को लगने लगा, कहीं एयरक्राफ्ट को जानबूझकर तो डाइवर्ट नहीं किया गया। रेडार पाथ एनालाइज किया गया और पता चला प्लेन स्ट्रेट लाइन में फ्लाई नहीं कर रहा था, बल्कि जिगजैग पैटर्न में मूव कर रहा था। और ऐसा तभी होता है जब ऑटो पायलट ऑफ करके पायलट मैनुअली एयरक्राफ्ट कंट्रोल करे। अब सर्च टीम्स का पूरा फोकस मैसिव इंडियन ओशन पर शिफ्ट हो गया। मल्टीपल अंडर वाटर व्हीकल्स डिप्लॉय किए गए, लोकेटर बीकन्स यूज होने लगे, डे एंड नाइट रोबोटिक सबमरीन्स को डीप सी में भेजा जा रहा था ताकि ब्लैक बॉक्स का सिग्नल डिटेक्ट किया जा सके। अब तक मलेशियन एयरलाइंस के साथ 17 कंट्रीज ज्वाइन कर चुकी थीं MH370 सर्च मिशन में, लेकिन फिर भी कई दिनों के ऑपरेशंस के बाद भी एयरक्राफ्ट का डेब्री कहीं नहीं मिला। आने वाले 1 महीने में हजारों किलोमीटर का सी सरफेस स्कैन किया गया, 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का अंडर वाटर एरिया भी सर्च किया गया, लेकिन यहां भी फेलियर ही मिली, क्योंकि एयरक्राफ्ट को एक मैसिव जोन में ढूंढा जा रहा था। यहां पर सैटकॉम सिस्टम ने MH370 को लोकेट करने की प्रोसेस को थोड़ा ईजियर बना दिया।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा मोबाइल फोन लगातार नेटवर्क टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता रहता है, उसी तरह एयरक्राफ्ट का इंजन भी फिक्स टाइम इंटरवल में एक पिंग सेंड करता है इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। इस पिंग को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भी कहा जाता है। जब इंजन मैन्युफैक्चरर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि इंजन परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इस एयरक्राफ्ट के इंजन्स ने टोटल 7 बार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सैटेलाइट को भेजा। इन 7 सिग्नल्स में जो लास्ट सिग्नल था वो सुबह 8:11 AM पर आया था। मतलब एयरक्राफ्ट 8:11 AM तक बिल्कुल सेफली फ्लाई कर रहा था। उसके बाद एयरक्राफ्ट ने कोई भी सिग्नल सेंड नहीं किया। मे बी यहीं कहीं प्लेन क्रैश हो गया होगा, लेकिन सैटकॉम सिस्टम को एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के पर्पस से डिज़ाइन नहीं किया गया था। इसी वजह से सैटकॉम एयरक्राफ्ट का एक्यूरेट लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पाया। इस सिस्टम ने सिर्फ एक आर्क क्रिएट कर दिया। सैटकॉम के अकॉर्डिंग MH370 इसी आर्क के कहीं अंदर क्रैश हुआ होगा, क्योंकि लास्ट सिग्नल यहीं से मिला था। लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी भी थी। हो सकता है लास्ट सिग्नल भेजने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट 1-2 घंटे और फ्लाई करता रहा हो और उस आर्क से दूर जाकर कहीं और क्रैश हो गया हो। ऐसे केस में क्या सर्च टीम्स एयरक्राफ्ट का डेब्री ढूंढ पाएंगी? वेल, नहीं। इसी वजह से दोस्तों, आज भी MH370 कहाँ है ये किसी को नहीं पता। शायद आने वाले कुछ सालों में हमें प्लेन मिल जाए। अब एयरक्राफ्ट को ढूंढते ढूंढते लगभग 1 साल बीत चुका था। 29 जुलाई 2015, रीयूनियन आइलैंड। यहाँ समुंदर के किनारे एयरक्राफ्ट का एक टुकड़ा मिला और एक टूटा हुआ सूटकेस भी मिला। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये एयरक्राफ्ट का टुकड़ा असल में विंग का फ्लैपरॉन था और ये MH370 का ही पार्ट था। इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोला जा सकता था क्योंकि दुनिया में जितने भी बोइंग 77 बने हैं, सबके फ्लैपरॉन्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इवन जो बोइंग 77 क्रैश हो चुके हैं, उनके डेब्री में भी फ्लैपरॉन्स मिले हैं। सीधी भाषा में बोलें तो अगर बोइंग 77 का फ्लैपरॉन मिसिंग था तो सिर्फ MH370 का, और वही रीयूनियन आइलैंड के शोर पर मिला। अब रीयूनियन आइलैंड के आसपास इंटेंसिव सर्च शुरू की गई। वहां एक वाटर बॉटल भी मिली जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में हुई थी। इवन उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मलेशियन एयरलाइंस क्रैश पीरियड के आसपास का था। ये सारे एविडेंसेस इस तरफ पॉइंट कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन में ही क्रैश हुआ और इतने महीनों बाद डेब्री करंट्स के थ्रू शोर तक आ गया। रीयूनियन आइलैंड ही सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां MH370 का डेब्री मिला। इंडियन ओशन से कनेक्टेड कई कंट्रीज के शोर्स पर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स मिले। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डेब्री अलग अलग कंट्रीज में मिल रहा है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एयरक्राफ्ट एग्जैक्टली कहाँ क्रैश हुआ और डेब्री कहाँ से ड्रिफ्ट होकर आया। 2017 में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर हर एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, लेकिन फिर भी MH370 तक नहीं पहुंच पाए। 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की कंपनी ने क्लेम किया, हम MH370 को ढूंढ कर निकालेंगे और अगर नहीं निकाल पाए तो हम पैसे नहीं लेंगे। पैसे तभी देने होंगे जब एयरक्राफ्ट का डेब्री मिलेगा। MH370 सर्च ऑपरेशन के बाद अब बात करते हैं एक्सीडेंट के रीजन की। आखिर ये एयरक्राफ्ट क्रैश कैसे हुआ? दोस्तों, अगर कोई इस क्रैश का एग्जैक्ट रीजन बता सकता था तो वो था एयरक्राफ्ट का ब्लैक बॉक्स, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं दबा हुआ है। इसलिए अब तक मिले सभी एविडेंसेस के बेस पर हमें इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी, क्या एयरक्राफ्ट में कोई ऐसा पैसेंजर था जो कॉकपिट में जबरदस्ती घुस गया हो और प्लेन को डाइवर्ट करके ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया हो? दोस्तों, यहां पर इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। 9/11 अटैक्स के बाद कॉकपिट डोर्स को फुल्ली सिक्योर कर दिया गया था। खुद फ्लाइट अटेंडेंट्स भी पायलट की परमिशन के बिना कॉकपिट डोर ओपन नहीं कर सकते। कॉकपिट में बिना ऑथराइजेशन कोई एंटर नहीं कर सकता। वैसे भी एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी इतनी हाई होती है कि कोई भी वेपन के साथ प्लेन में बोर्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा पायलट्स ट्रांसपॉन्डर के थ्रू 4 डिजिट इमरजेंसी कोड प्रेस करके बिना किसी को बताए ATC तक साइलेंट अलर्ट भेज सकते हैं, और ACAT सिस्टम भी होता है ग्राउंड को मैसेज भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पर यह सब कुछ एक साथ बंद हो गया। आखिर क्यों? मे बी कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ होगा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ जनरेटर्स लगे होते हैं। 2 इंजन्स का मतलब 2 जनरेटर्स। ये दोनों एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अगर किसी वजह से दोनों जनरेटर्स फेल हो जाएं, तब भी एयरक्राफ्ट के टेल में APU होता है जो इमरजेंसी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। मान लो कि पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सारे जनरेटर्स फेल हो गए। ऐसे केस में एयरक्राफ्ट का हाइड्रोलिक सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा
और बिना हाइड्रोलिक सिस्टम के एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, प्लेन के रेडार से डिसअपीयर होने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट लगभग 7 घंटे तक फ्लाई करता रहा। हाइड्रोलिक फेलियर के बाद इतनी देर तक एयरक्राफ्ट को हवा में रखना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, MH370 में जो इंजन लगे हुए थे, उन्होंने इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 7 बार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सैटेलाइट को भेजे और उन सिग्नल्स में ये कंफर्म हुआ कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन्स बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में थे। अगर इंजन्स काम कर रहे थे तो इलेक्ट्रिकल फेलियर भी नहीं हुआ होगा, और अगर इलेक्ट्रिकल फेलियर नहीं हुआ तो फिर ट्रांसपॉन्डर कैसे ऑफ हो गया और ACAT सिस्टम भी कैसे शट डाउन हो गया। एयरक्राफ्ट में लगभग 7.5 घंटे का फ्यूल लोड किया गया था और ये एयरक्राफ्ट लगभग उतनी ही देर तक फ्लाई भी करता रहा। इसका मतलब क्लियर है, प्लेन में फ्यूल की भी कोई शॉर्टेज नहीं थी। एक एयरक्राफ्ट पानी में भी सेफली डिच कर सकता है। हिस्ट्री में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं। सीधी बात यह है, प्लेन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस तरह रेडार से गायब नहीं होता। उसका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम एक एक करके बंद नहीं होता। चाहे जो भी हो जाए, एयरक्राफ्ट ऐसे क्रैश नहीं होता कि उसे लोकेट ही न किया जा सके। ऐसा सिर्फ तब होता है जब पायलट खुद चाहे कि मुझे कोई ट्रैक न कर सके। और मैं यहाँ हवाई बात नहीं कर रहा। अब तक मिले सभी एविडेंसेस के बेस पर मैंने पूरा एनालिसिस किया है। तो चलिए एक बार फिर उस मोमेंट पर चलते हैं जब मलेशियन ATC और पायलट्स ने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया। रेडियो कॉल डिस्कनेक्ट होने के तुरंत बाद ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया और एयरक्राफ्ट ATC रेडार से डिसअपीयर हो गया। पर यह ऑफ कैसे हुआ? मे बी इलेक्ट्रिकल फेलियर या फिर ट्रांसपॉन्डर खराब हो गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। दरअसल ट्रांसपॉन्डर को मैन्युअली ऑफ किया गया था। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है ट्रांसपॉन्डर का कंट्रोल नॉब। यही वो नॉब होता है जो डायरेक्टली ATC के सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार से कनेक्टेड होता है। इसे ऑफ करने के लिए इसे घुमाकर ऑफ पोजीशन में लाना पड़ता है। अगर ये फॉल्टी होता तो डायरेक्टली बंद हो जाता, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार डेटा के अकॉर्डिंग इस नॉब को पहले XPDR से TA ओनली, फिर TA RA और फाइनली ऑफ पोजीशन में ले जाया गया, और वो भी जल्दी। अच्छा हुआ कि सेकेंडरी रेडार ट्रांसपॉन्डर से कनेक्टेड था, इसलिए नॉब घूमने पर सिग्नल चेंज हुआ और रेडार ने इसे डिटेक्ट कर लिया। अगर ट्रांसपॉन्डर ऑन पोजीशन में होता तो ऑन सिग्नल भेजता, अगर TA ओनली में होता तो TA ओनली का सिग्नल, और अगर TA RA या ऑफ में होता तो वही सिग्नल फॉरवर्ड करता। जैसे ही पायलट ने नॉब रोटेट किया, हर मोड का सिग्नल सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार ने रिसीव किया। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपॉन्डर खराब नहीं हुआ। अगर खराब होता तो डायरेक्ट ऑफ हो जाता। सिग्नल का चेंज होना यह प्रूव करता है कि पायलट ने ही ट्रांसपॉन्डर को घुमाकर ऑफ पोजीशन में ले गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट ने एक शार्प टर्न लिया, और यह भी पायलट ने जानबूझकर किया। दोस्तों, टेक ऑफ से पहले पायलट FMC में सारे वे पॉइंट्स फीड करता है। वे पॉइंट एक फिक्स्ड रूट होता है जिसके ऊपर से एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। जैसे ही प्लेन अपने मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, दोनों पायलट्स का वर्कलोड काफी कम हो जाता है, क्योंकि अब यहां से ऑटो पायलट सब कुछ हैंडल करता है। यही वो टाइम होता है दोस्तों जब पायलट्स थोड़ा और काम भी कर सकते हैं। और काम का मतलब ये होता है, अगर उन्हें नींद आ रही हो तो थोड़ी देर पावर नैप भी ले सकते हैं, या फिर कुछ खाना पीना हो, वॉशरूम जाना हो, पायलट जा सकता है। प्लेन ऑटो पायलट पर स्मूथली फ्लाई करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मान लो ये एयरक्राफ्ट है। इसके FMC में मैंने 3 वे पॉइंट्स डाले, A, B और C। अब ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली प्लेन को सबसे पहले A वे पॉइंट पर ले जाएगा, उसके बाद B और फिर C वे पॉइंट। अब क्योंकि C के बाद हमने कोई प्रोग्राम नहीं डाला, इसलिए एयरक्राफ्ट C के बाद सीधा फ्लाई करता रहेगा। अगर यहां भी पायलट कोई एक्शन नहीं लेता तो जब तक फ्यूल रहेगा, प्लेन स्ट्रेट लाइन में उड़ता रहेगा। फ्यूल खत्म होगा और एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, MH370 के साथ ऐसा नहीं हुआ। यह अपने वे पॉइंट की तरफ जाने के बजाय यू टर्न ले लेता है। अब यहां सवाल उठता है, मे बी गलती से या जानबूझकर वे पॉइंट्स चेंज कर दिए गए हों। लेकिन दोस्तों, ये सोच भी गलत है, क्योंकि यहां प्लेन बहुत तेज घूमा। ऑटो पायलट कभी भी इतनी फास्ट टर्न नहीं लेता। यह सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ऑटो पायलट ऑफ कर दिया जाए और पायलट मैनुअली फुल कंट्रोल लेकर योक को फोर्स से घुमाए। मतलब यहां बिल्कुल क्लियर है, सबसे पहले पायलट ने ट्रांसपॉन्डर ऑफ किया ताकि ATC ये ना देख सके कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन बदल दिया, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, यह प्लेन सिर्फ सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडार से कनेक्टेड नहीं था, बल्कि सैटेलाइट से भी कनेक्टेड था, सैटकॉम सिस्टम के थ्रू।
इसका वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। प्लेन में एक आर सिस्टम होता है। ये ग्राउंड स्टेशन से आए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स रिसीव करता है और एयरक्राफ्ट सैटेलाइट को भी सिग्नल्स भेजता है। अगर ACARS मैनुअली ऑफ कर दिया जाए तो ग्राउंड स्टेशन को तुरंत पता चल जाता है कि ACARS को इंटेंशनली डिसेबल किया गया है। और अगर पायलट का इंटेंशन गलत हो तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ग्राउंड स्टेशन को ये पता चले। इसलिए यहाँ एक छोटा सा ट्रिक यूज किया गया। दोस्तों, अगर प्लेन में इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाए तो ग्राउंड स्टेशन का सैटेलाइट लिंक ऑटोमेटिकली टूट जाता है। इसके लिए पायलट को दोनों जनरेटर्स मैनुअली ऑफ करने पड़ते हैं। जैसे ही जनरेटर्स बंद हुए, प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी चली गई। उसके बाद APU ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लेकिन APU को भी ऑफ किया जा सकता है। बस एक बार ऑन करो और फिर ऑफ कर दो, APU भी शटडाउन हो जाएगा। अब एयरक्राफ्ट में एक रैम एयर टरबाइन होता है। ये हवा में विंड मिल की तरह घूम घूम कर लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन ये पावर पूरे एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी नहीं होती। इससे सिर्फ क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही ऑन रखे जा सकते हैं। इवन ऑटो पायलट को भी पावर नहीं मिलती। एक्सपर्ट्स का मानना है जो भी MH370 ऑपरेट कर रहा था उसने ACARS मैनुअली ऑफ नहीं किया, बल्कि पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही इंटेंशनली शट डाउन कर दिया ताकि सैटेलाइट लिंक भी टूट जाए और ग्राउंड स्टेशन को यह भी पता ना चले कि ACARS डिसेबल हुआ है। अब क्योंकि प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुकी थी, कॉकपिट में पूरा अंधेरा छा गया। ऐसे में पायलट मैनुअली ही एयरक्राफ्ट कंट्रोल कर रहा होगा। इसका सबसे बड़ा प्रूफ रेडार डेटा में दिखता है। जैसे ही ACARS डिसेबल हुआ, उसी वक्त प्लेन स्ट्रेट लाइन में उड़ने के बजाय जिगजैग पैटर्न में फ्लाई करने लगा। मे बी इसलिए क्योंकि पायलट अंधेरे कॉकपिट में मैनुअली प्लेन उड़ा रहा था, ऑटो पायलट के बिना। ये टेढ़ा मेढ़ा रूट क्लियरली शो करता है कि पायलट जानबूझकर एयरक्राफ्ट को क्रैश कराना चाहता था। एक ऐसा क्रैश जिसके पीछे कोई एविडेंस न बचे। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर पायलट को मरना ही था तो वो प्लेन को कहीं भी क्रैश करा सकता था। फिर सिर्फ समुद्र की तरफ ही क्यों ले गया, वो भी इंडियन ओशन की डायरेक्शन में? अगर पायलट सुसाइड करना चाहता था तो दूसरा पायलट रेस्क्यू ट्राई क्यों नहीं करता? पैसेंजर्स ने कॉल करने की कोशिश क्यों नहीं की? इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं और इनका जवाब तभी मिलेगा जब हम ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, इन दोनों पायलट्स में से किसी एक ने ही इस पूरे इंसिडेंट को एग्जीक्यूट किया। तो चलिए इसी एंगल से केस को समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन के टेक ऑफ के दौरान बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। दोनों पायलट्स उस वक्त फुल्ली बिजी होते हैं। टेक ऑफ के लगभग 20 मिनट बाद एयरक्राफ्ट 35,000 फीट पर पहुंच जाता है। जैसे ही प्लेन क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचता है, वर्कलोड काफी कम हो जाता है क्योंकि अब यहां से ऑटो पायलट एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। यही वो मोमेंट होता है दोस्तों, जब दोनों में से किसी एक पायलट को बहाने से कॉकपिट से बाहर भेजा जा सकता है। भाई 2 कप चाय ले आओ, मजा आ जाएगा। ओके कैप्टन, मैं अभी लेके आता हूं। ऐसी बातें अक्सर इसी फेज में होती हैं। मे बी यहीं पर दोनों में से एक पायलट कॉकपिट से बाहर गया होगा। हो सकता है तब दूसरे पायलट ने कॉकपिट डोर बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। लॉक होने के बाद बाहर से चाहे कोई पासवर्ड भी डाले, प्लेन का कॉकपिट डोर ओपन नहीं होता। अब कॉकपिट के अंदर मौजूद पायलट ने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया, ACARS सिस्टम ऑफ कर दिया और फिर यू टर्न ले लिया। यहां किसी को भी कुछ समझ नहीं आया होगा। मे बी रात के अंधेरे में किसी को यह भी रियलाइज नहीं हुआ होगा कि प्लेन तेजी से टर्न ले रहा है। ज्यादातर पैसेंजर्स तो नींद में होंगे। अब सारे फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ एक पायलट भी कॉकपिट के बाहर मौजूद होगा और कॉकपिट में बैठा पायलट जानता था कि जल्द ही कैबिन में बैठे सब लोगों को पता चल जाएगा और वो लोग उसके मिशन में रुकावट बन सकते हैं। इसलिए उन सबको क्वाइट करना बहुत जरूरी था और ये काम पायलट कॉकपिट में बैठे बैठे कर सकता था। सिंपली आउटफ्लो वाल्व ओपन कर दो। प्लेन के अंदर की सारी हवा इस वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ऐसा करते ही कुछ ही मिनट्स में कैबिन के अंदर ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन मास्क्स होते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 15-20 मिनट्स के लिए काफी होते हैं। उसके बाद बिना ऑक्सीजन के कैबिन में मौजूद सारे पैसेंजर्स अपना होश खो देंगे, सब अनकॉन्शियस हो जाएंगे। पायलट को पता था पैसेंजर्स के लिए लगभग 20 मिनट का ऑक्सीजन होता है, लेकिन पायलट के लिए कॉकपिट में लगभग 27 आवर्स का ऑक्सीजन होता है अगर वो अकेले यूज करे तो। मतलब इस ऑक्सीजन का यूज करके वो 20 मिनट के बाद सबकी जान ले सकता था और अपनी जान 27 घंटे तक बचा सकता था। इसीलिए वो कई घंटों तक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करता रहा और ऑक्सीजन सप्लाई को बंद रखा। यही एकमात्र तरीका था सब पैसेंजर्स को साइलेंट करने का और फिर अपने खौफनाक प्लान को एग्जीक्यूट करने का। और ये सब कुछ सिर्फ एक क्लिक से पॉसिबल था। प्लेन क्रैश होने से पहले ही प्लेन में सवार सब लोग मर चुके होंगे,
बचा होगा सिर्फ पायलट, जो कॉकपिट में बैठकर एक खास जगह ढूंढ रहा था। एक ऐसी जगह जहां MH370 को इस तरह क्रैश कराया जा सके कि वो पूरी तरह डिसअपियर हो जाए। सबसे पहली बात, प्लेन को इंडियन ओशन रीजन में लाना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। पायलट जानता था कि यहाँ समुद्र इतना वास्ट है कि बिना ट्रैकिंग के एयरक्राफ्ट ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इतने बड़े एरिया में प्लेन ढूंढना डेजर्ट में नीडल ढूंढने जैसा होता। पायलट को पता था जैसे ही ट्रांसपॉन्डर और ACARS ऑफ होंगे, प्लेन ATC रडार से गायब हो जाएगा और कुछ ही घंटों में सर्च टीम्स एक्टिव हो जाएंगी। इसीलिए उसने यू टर्न लिया। उसका गोल सिर्फ क्रैश करना नहीं था, बल्कि ये भी इंश्योर करना था कि किसी को पता ना चले ये किसने किया। मे बी इसलिए ताकि उसके फैमिली पर कोई उंगली ना उठाए। अब सवाल आता है, प्लेन में 2 पायलट थे। इन दोनों में से कौन था जिसने पूरा इंसिडेंट एग्जीक्यूट किया? इसका कोई सॉलिड प्रूफ आज भी नहीं है, लेकिन सस्पिशन के बेसिस पर कहा जा सकता है कि शायद वो कैप्टन था, क्योंकि को पायलट अब्दुल हमीद काफ़ी हैप्पी था। ये उसकी लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वो फुली क्वालिफाइड पायलट बनने वाला था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर पर ज़्यादा डाउट नहीं जाता। कैप्टन ज़ाहरी पर शक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मलेशियन पुलिस ने जब 12 फ्लाइट क्रू के रिकॉर्ड्स चेक किए, किसी में भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं मिली। लेकिन कैप्टन ज़ाहरी के केस में पिक्चर थोड़ी अलग थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैप्टन ज़ाहरी के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। कंप्यूटर फॉरेंसिक चेक में पता चला कि वो बार बार सिमुलेटर पर प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे एयरक्राफ्ट को इंडियन ओशन की तरफ ले जाया जाए, कैसे समुद्र में क्रैश कराया जाए। कैप्टन ज़ाहरी के कंप्यूटर में फ्लाइट एग्जैक्टली उसी रूट पर फ्लाई की गई जैसा MH370 ने रियल में लिया। मतलब हम कह सकते हैं कैप्टन ज़ाहरी पिछले कई महीनों से फ्लाइट सिमुलेटर पर क्रैश प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि रियल लाइफ में कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों, फ्लाइट सिमुलेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें रियल एयरक्राफ्ट जैसे कंट्रोल्स होते हैं। रियल जैसे रिवर्स, ओशंस, एयरपोर्ट्स, रनवेज, सब कुछ बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा होता है। इसीलिए पायलट्स को रियल कॉकपिट से पहले सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है। अब आप खुद सोचिए, कैप्टन ज़ाहरी ने कई बार सिमुलेशन में प्रैक्टिस की कि कैसे इंडियन ओशन के वास्ट एरिया में एयरक्राफ्ट क्रैश करना है, और सिर्फ 1 महीने बाद MH370 एग्जैक्टली वैसे ही क्रैश हो जाता है। इसका क्या मतलब निकलता है, आप खुद समझ सकते हो। इसके अलावा 2 पैसेंजर्स फ्लाइट में ऐसे थे जो स्टोलन पासपोर्ट यूज करके ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो सिर्फ किसी दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहते थे। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। वहीं अगर लिथियम आयन बैटरीज की बात करें तो हो सकता है उसमें आग लग जाए, ये एक्सप्लोड भी कर सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो एयरक्राफ्ट कभी भी 7 घंटे तक फ्लाई नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि प्लेन को लास्ट मोमेंट में बहुत ही तेजी से नोज डाउन एटीट्यूड में गिराया गया होगा, ऑलमोस्ट साउंड स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट। इसी वजह से एयरक्राफ्ट इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया कि कुछ दिन बाद उसे ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। एक बड़े एयरक्राफ्ट का हिस्सा समुद्र के नीचे ढूंढना ईजी होता है, क्योंकि हमें पता होता है प्लेन का साइज और शेप क्या होता है। लेकिन अगर MH370 इस तरह इम्पैक्ट हुआ कि वो टाइनी फ्रैगमेंट्स में टूट गया, तो चाहे हम पूरे ओशन फ्लोर की मैपिंग कर लें, प्लेन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम एयरक्राफ्ट का शेप पहचान सकते हैं, लेकिन उसके टूटे हुए छोटे पार्ट्स को सोनार मैप में आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सैटेलाइट ने 7th आर्क के पास, जहां प्लेन ने लास्ट टाइम सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, उस पाथ में एक स्ट्रॉन्ग हीट वेव रिकॉर्ड की। शायद ये हीट वेव एयरक्राफ्ट इम्पैक्ट की वजह से बनी हो। ये फोटो देखिए दोस्तों, देखने में भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन इसकी डेप्थ समझोगे तो दिल कांप जाएगा। ये छोटी छोटी पर्चियां उन लोगों के लिए लिखी गई हैं जो इस ट्रेजेडी में मर गए। कोई बच्चा लिखता है, पापा रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। कोई लिखता है, हम आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, MH370 प्लीज कम बैक। दिमाग कहता है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, पर दिल कहता है बस थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा और इंतजार कर लो। 8 मार्च 2014 को लोग समुद्र के किनारे इकट्ठा होते हैं उन पलों को याद करने के लिए जो इसी समुद्र में, इसी लहरों में, इसी खारे पानी में दफना हो गए। ये दिन, ये वक्त, ये जगह एहसास दिलाती है कि इसी ओशन के अंधेरों में कहीं ना कहीं किसी का अपना सो रहा है। भगवान वो जहां भी हों, सबकी आत्मा को शांति मिले। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगी है, उम्मीद करता हूं आप उतना ही सपोर्ट करोगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।